अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study the summer vacation work of biology of class 8. So I hope that you have the summer pack book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your book, but first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Inshallah, after this lecture, students will be able to understand the terminologies that inshallah we will study in this lecture. The first one is paleontology, embryology, genetics, anatomy or anatomy, and our second topic is the taxonomy and the aims, basis and the units of classification. So my dear students, जो आप किस समर पैक में जो आपका नेक्स्ट टास्क है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो है पैलियोन्टोलॉजी, जिसको पैलियोन्टोलॉजी भी कहते हैं। ये क्या है? Scientific study of life of geologic past that involves the analysis of plants and animal fossils, including those of microscopic size preserved in rocks. ये एक तरह की साइंटिफिक स्टडी है जो कि जियोलॉजी से जिसका ताल्लुक है या पास्ट में है, और ये काम ये करती है कि जो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स के फॉसिल्स जो कि अब ऐसे जानवर या ऐसी ख़ास स्पीशीज़ या इस तरह के स्पेशल एनिमल्स जो कि अब हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, उनके फॉसिल्स यानी कि उनके स्केलेटन या उनके किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी जो कि हमें प्रिजर्व रॉक्स वगैरह के अंदर मिलते हैं, उनको ढूंढना और उनको स्टडी करना कि वो आज से कितने टाइम्स पहले के एनिमल्स थे या वो प्लांट थे और वो किस तरह के दिखते थे, उनके ऊपर जितनी भी इस किस्म की साइंटिफिक स्टडी वो आपके पास पैलियोन्टोलॉजी या पैलियोन्टोलॉजी कहलाती है। ये अक्सर आपको इस तरह की पिक्चर्स या कई चैनल्स पर भी आपको या आपने इस तरह की पिक्चर्स आउट करके देखी होंगी कि हमारे बीच में इस तरह के डायनासोर्स वगैरह या इस तरह की एक्वेटिक फिशेस उस एक टाइम तक पाई जाती थी इस अर्थ के ऊपर, और बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से जो है वो वाइप आउट होती हुई बिल्कुल एलिमिनेट हो गई, लेकिन उनके कुछ फॉसिल्स, ये फॉसिल्स कहलाते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाकियात जो हैं, और इन्हीं के बारे में स्टडी करना कि वो कैसे थे, वो किस तरह का किस तरह वो अपना शिकार करते थे, आया वो हर्बीवोरस थे, कार्निवोरस थे या ओमनीवोरस थे। तो इस तरह की जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है ये आपके पास पैलियोन्टोलॉजी कहलाती है। हमारी जो सेकंड टर्मिनोलॉजी वो एम्ब्रियोलॉजी। Embryology is defined as a branch of biology and medicine that study the embryos and how they develop. This study how human embryos develop from fertilization to birth is an example of embryology. ये एक ब्रांच ऑफ बियोलॉजी है और इसके अंदर हम एम्ब्रियो को डिस्कस करते हैं कि किस तरह सिंगल सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या और एक सिंगल जो स्मॉल सेल होता है वो एक टाइम गुजारने के बाद जो है और एक फर्टिलाइजेशन के
प्रोसेस के बाद जो बर्थ होती है, जिस तरह एग में से जो है वो चिक निकलता है, तो ये इस वो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है एक सिंगल सेल से, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। और किस तरह वो एक चिक या चूजे में कन्वर्ट होता है उस एग के अंदर, तो वो पूरा प्रोसेस आपके पास इस स्टडी करने का, या वो आपके पास सब्जेक्ट जो है वो आपका एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, उसकी स्टडी को। और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ये एक वास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म जो वो एक बर्थ एक प्रोसेस के बाद ही जो है वो हमारी अर्थ में या इस लाइफ के अंदर इंटर होता है। जैसा कि कुरान ने भी जो है वो फरमाया कि किस तरह हमने इंसान को मट्टी से बनाया, और साइंस भी आज बिल्कुल इस चीज़ को मानती है कि जो मट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स होते हैं, बिल्कुल वही जो है उसी की ज़रूरत जो है वो इंसान को होती है। और हम अपना फूड जो है वो हम जो है वो इनडायरेक्ट तौर पे हम एक तरह से सॉइल से ही हासिल कर होते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट्स वगैरह हम ग्रो करते हैं वो सारे मिनरल जो है वो सॉइल से ही लेती हैं। तो बेशक एक बहुत ही अजीम स्टडी है, जिसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि अल्लाह तबारक व तआला इज़ द बेस्ट एंड द ओनली क्रिएटर। वो सबसे बेहतरीन चीज़ को तख्लीक करने वाला है, और किस तरह उसने हम इंसानों को हमारी हड्डियां बनाई, बोन्स, फ्लैश, ये सब चीज़ें जो कि क्रिएट, ये बेशक जो है एक बड़ी मज़ेदार स्टडी है। और इसमें आप अगर इसको डिस्कस आउट करें तो हमें ये पता लगता है कि नेचर में अल्लाह ने किस तरह जिस चीज़ को जिस तरह तख्लीक किया है, जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अगर हम जेनेटिक्स को डिस्कस करें तो ये है द स्टडी ऑफ हेरिडेटरी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। Genetics is the study of hereditary. Heredity is a biological process whereby the parent passes certain genes into the child or offspring. Every child inherits genes from both of their biological parents and their genes. आपके पास जेनेटिक्स जो है ये जीन्स की स्टडी कहलाती है, जो कि आपको अपने हेरिडेटरी यानी कि अपने आबाओ अजदाद से मिलती है। ये अक्सर हम अपने ऑब्जर्वेशन में भी देखते हैं कि जो हमारे ऑफस्प्रिंग या हमारे जो चिल्ड्रन या जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके अंदर कई किस्म की जो आदतें होती हैं वो या तो अपने पेरेंट्स से मिल रही होती हैं या तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही होती हैं। तो वो आपके अंदर जो आदतें आती हैं वो बाय द हेल्प ऑफ जीन्स एक ट्रांसफ़र होते हुए आती हैं। और आपके अंदर भी माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह की कई मुख्तलिफ आदतें या मुख्तलिफ चीज़ें आपके अंदर होंगी। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि भाई फला बच्चे का बैठने का तरीका बिल्कुल उसके ग्रैंड पेरेंट की तरह या उसके बिल्कुल दादा की तरह है। तो ये जो है एक हेरिडेटरी चीज़ है जो कि आपके आबा अजदाद से चली आ रही है कि फ़ला के अंदर ये आदतें, उसके बोलने का तरीका बिल्कुल उसके वालिद की तरह है। तो ये जो आपकी जितने भी आपकी जो स्पेशल फंक्शंस हैं ये आपकी जीन्स के थ्रू हो रहे होते हैं कि ये बिल्कुल जो इसको जो बिल्कुल गुस्सा आता है या जो उसके अंदर अच्छी आदतें हैं वो बिल्कुल इसकी वालदा की तरह या वालिद की तरह हैं। या तो ये जो है आपके पास ये जितनी भी आदतें या आपका इवन दिखना भी कि ये सब जो है आपके एक जीन्स के थ्रू आप तक पहुंचते हैं, और इसकी स्टडी जो है वो आपके पास जेनेटिक्स कहलाती है। ये इसको भी हमने थोड़े तौर पे डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और उस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और उस डीएनए का जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है वो आपके पास जीन कहलाता है। हम अगर एनाटॉमी की बात करें तो द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द bodily structure of humans, animals, and other living organisms, especially as revealed by the dissection and the separation of the parts. Anatomy is the identification and the description of the structures of the living things. It is branch of biology and medicine. The structure of anatomy goes back over 2,000 years to the ancient Greeks. It can be divided into three basic broad areas: human anatomy, zootomy, which is known as the animal anatomy, and the phytotomy, which is known as the प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी जो है बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पेशल स्ट्रक्चर या उसके बॉडी के जो फंक्शन वो किस पे बेस कर रहे हैं, वो कौन सा पार्ट जो है किस स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट किस तरह वर्क कर रहा है,
ये आपके पास इस तरह की स्टडी जो है ये आपके पास एनाटॉमी कहलाती है। और ये आज की स्टडी नहीं है, ये जो है एशियन ग्रीक्स और मुस्लिम या इजिप्शियंस के टाइम से जो है ये स्टडी चली आ रही है। और इसको उस वक्त तो खैर एनाटॉमी का नाम नहीं दिया गया था, लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती थी कि मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं और कौन सा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के किस काम में हेल्प आउट कर रहा है। तो आपके पास वो स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। 3 जो इसकी वो है मेन टाइप्स हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि अगर आप वही स्ट्रक्चर ह्यूमन से रिलेटेड तौर पर डिस्कस करें तो आपके पास ह्यूमन एनाटॉमी कहलाती है। जूटोमी, अगर आप इसके अलावा एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दूसरे, तो वो जू एनाटॉमी कहलाती है। फाइटोथॉमी आपके पास जो है वो प्लांट के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की स्टडी कहलाती है। इसको आप ज़रा अपने स्कल से समझने की कोशिश करें कि हमारे स्कल से लेके जो हमारे रिब वगैरह, जो हमारी गर्दन वगैरह का जो पार्ट है वो मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर डिवाइड हुआ है, और हर एक सेक्शन का जो है अपना एक वर्क है, और हर एक सेक्शन जो है वो एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहा है, वो एक दूसरे से लिंक है। मैं भी ये नाम आपसे पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपसे इस मार्किंग से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे एयर्स, हमारी नोज़, हमारे आइज़, ये सब जो है हमारे एयर्स जो हैं, और हमारे रिब्स वगैरह, ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन कौन सी बोन कहाँ पे मौजूद है, और हमारी रीढ़ की हड्डी जो हमारा पूरा है, तो ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे को बेस प्रोवाइड करती हैं। और पूरा स्ट्रक्चर जो है या आपकी जो पूरी बॉडी है वो इन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड है, और वो एक होकर जो है एक ऑर्गन की हैसियत से काम करते हैं, और जो है उस ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक फंक्शन काम करने पर मजबूर करते हैं, या वो और इसको इस तरह भी करें कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाता है इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर। डिफाइन टैक्सोनॉमी एंड डिस्क्राइब देयर एम्स, बेसिस एंड यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब ये जो क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपके स्ट्रक्चर के तौर पर ही तो डिस्कस की जाए। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो टैक्सोनॉमी है। अब इसको ये है क्लासिफिकेशन को डील करता है, जो कि साइंस की एक ब्रांच है। इन बायोलॉजी और इन any other field, systematic classification is necessary to bring an order in the apparent to us, so that the different types of the heterogeneous ensemble can be arranged into groups having common properties. In biology, taxonomy at the grouping organism on the basis of mutual similarities into units called taxa, which is known as a taxon. ये इसकी दो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो जिसमें से आपको जो इजी तो इजी लगे आप इसको लिख सकते हैं। द टैक्सोनॉमिक यूनिट टैक्सन में हैव द डिफरेंट लेवल डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सिमिलैरिटीज अमंग द organism included in it. Each level or rank has a different designation, and these ranks form a hierarchical arrangement. अब फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये टैक्सोनॉमी क्या है? ये बियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को उनके मुख्तलिफ फंक्शन या मुख्तलिफ अपीयरेंस, मुख्तलिफ उनकी बियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू उनको डिवाइड करती है। टैक्सोनॉमी जो है साइंस की बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है ब्रांच, क्योंकि हमारे पास इस अर्थ के ऊपर इतने ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इतने जानदारों को तख्लीक किया है कि अब हमें उनको अब स्टडी करना है। उस स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह दिखते हैं और ये इसका ताल्लुक क्या इससे है या नहीं है। तो उसको हमने बहुत बड़े ग्रुप से लेते उसको बहुत छोटे ग्रुप तक में डिवाइड कर दिया अपनी आसानी के लिए, ताकि हम उसको एक सिंगल कि हम चाहें तो अब हम उसको एक ऑर्गेनिज्म की हैसियत से भी पढ़ सकते हैं और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की हैसियत से भी पढ़ सकते हैं। तो वो आपके पास स्टडी टैक्सोनॉमी कहलाती है। जैसे कि साइंस का जो बेसिक टैक्सोनॉमी वो आपकी डोमेन से स्टार्ट होती है कि आया वो चीज़ बिल्कुल उसका पीक पॉइंट क्या है, और उसके बाद फिर वो डिवाइड होती है एक किंगडम के अंदर, फाइलम के अंदर। अब किंगडम एक उस डोमेन से स्मॉल यानी कि डोमेन का पार्ट है, फाइलम किंगडम का पार्ट है, क्लास फाइलम का। तो आप
इस पिक्चर से आप इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके अंदर ये सब डिवीज़न है और आते आते वो चीज़ जो है स्पीशीज़ तक स्टॉप हो जाती है। खैर अब तो वो मज़ीद रेसेस वगैरह पे वो चीज़ चलेगी, लेकिन जो बेसिक है वो स्पीशीज़ तक ही महदूद है। तो चीज़ जो है वो डोमेन से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे वो सब इस तरह के दिखते हैं। अब उनमें मज़ीद कॉमन कौन से हैं, इन सब को जो है इन क्लास ऑर्डर मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है। हम इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये क्या हैं, ये सब है, तो हम स्पीशीज़ से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कि डाउनवर्ड से स्टार्ट करते करते हम डोमेन तक करते हैं डिस्कस कि हम इसको किस तरह डिवाइड करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्गेनिज्म हैव द हाइएस्ट सिमिलैरिटी आर प्लेस्ड इन वन टैक्सोनॉमिक यूनिट कॉल्ड स्पीशीज़, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है वो आपके पास स्पीशीज़ कहलाती हैं, बिल्कुल नीचे। फिर अ ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज इज देन असेंबल्ड इनटू द हायर नेक्स्ट यूनिट कॉल्ड जीनस। अब इसी तरह की स्पीशीज़ अगर बहुत सारी हैं आपस में और बिल्कुल आपस में मैच आउट करती हैं तो उनको एक बहुत बड़े ग्रुप में रखा जाता है जिसको हम जीनस या उसका जो प्लूरल है उसको हम उसको जेनरा कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ जेनरा इज देन कलेक्टेड टू फॉर्म द नेक्स्ट हायर टैक्सोन नोन एज द फैमिली। अब इसी तरह में अगर बहुत सारे जीनस आपके पास जमा हो जाते हैं तो उस जीनस के ग्रुप को हम एक और टैक्सॉन में रखते हैं जिसको हम फैमिली का नाम देते हैं। फिर अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म एन ऑर्डर, सेवरल ऑर्डर्स फॉर्म अ क्लास एंड सेवरल क्लासेस फॉर्म अ किंगडम। उसके बाद फैमिली के बाद जो है वो चीज़ आपके पास ऑर्डर में जाती हैं, फिर ऑर्डर से क्लास में, और फिर वो चीज़ आपके पास किंगडम तक में पहुंचती हैं। इन रिसेंट टाइम्स particularly in bacterial taxonomy a rank above kingdom level has been created called a domain। फिर किंगडम के बाद जो है वो चीज़ आती है डोमेन में, और डोमेन जो है वो किसी भी चीज़ की बेस होती है। जैसा कि हमने कई लेक्चर्स में डिस्कस भी करा, जो बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के अंदर पाए थे तो उसको पहले डोमेन कंसीडर किया जाता था, कि क्योंकि साइंस का ये बिल्कुल मानना है और कई एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित भी हुई है कि बैक्टीरिया जो सेल है उसी से ये जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तख्लीक पाए हैं या उनको एक एवोल्यूशन के बाद इसी प्रोसेस से वो बने हैं। तो हमने इसको स्पीशीज़ से डिस्कस करा कि पहले स्पीशीज़ थी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम और फिर डोमेन। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपके पास, ये आपके पास टैक्सोनॉमी कहलाती है। एक और एग्जाम्पल के तौर से इसको समझें कि एक कोई भी आपके पास और कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम इसको ब्रेड व्हीट की बात करते हैं, गंदुम की। तो गंदुम किस तरह डिवाइड है कि सबसे पहले वो किंगडम प्लांटी मतलब वो प्लांट का हिस्सा है, फिर उसका डिवीजन जो है वो मैग्नीलियोफाइटा है, क्लास उसकी लिलियोस्पिडा है, ऑर्डर इसका सैरेप्लस है, फैमिली पोएसी मतलब ग्रास फैमिली है, घास जो आपको दिखती है घास वगैरह मुख्तलिफ तो वो उसकी फैमिली की है, जीनस इसका ट्राइटिकम है और स्पीशीज़ की एस्टिवम है। अब यहाँ पे स्पीशीज़ जैसे जैसे चेंज होती रहती हैं अक्सर, फिर जीनस और फिर तो ये सब चीज़ें इस तरह तौर पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ। तो जो गंदुम जो हम जिसको वीट कहते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम उसकी जीनस और स्पीशीज़ के नाम के साथ पढ़ते हैं, जीनस प्लस स्पीशीज़। यानी कि हम साइंस में अगर हमें वीट या गंदुम कहना है तो हम वीट नहीं कहेंगे, हम ट्राइटिकम एस्टिवम कहेंगे उसको, कि भाई ये ट्राइटिकम एस्टिवम लगा हुआ है या ये ट्राइटिकम एस्टिवम की सीड्स मौजूद हैं, आपके पास गंदुम के बीज मौजूद हैं। तो इसको डिवाइड करने का मकसद ये था कि ताकि हम हर एक स्पीशीज़ या हर एक ऑर्गेनिज्म को थॉरली तौर पर डिस्कस कर सकें कि उसकी क्या शेप है, वो क्या वर्क परफॉर्म करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ सॉल्व आउट करने में बहुत ही ईजी हुआ और आपने सिर्फ सिंपल एज दैट आपने इसकी डेफिनेशन कोट आउट करनी है, ये पॉइंट्स लिखने की क्यों क्या इसके एम्स क्या होते हैं, फिर आपने इस चीज़ को ड्रॉ आउट करना है। और ये सिर्फ आपके ये जो 2 स्लाइड्स हैं ये आपको ये चीज़ समझाने के लिए है। So in the end, my dear student, I hope that everything I've taught in this lesson is very clear. Do your summer vacation at your home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallah khair.